नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। करीबन एक हफ्ते पहले कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा, जिसे कहा जा रहा है कि कायराना हमला हुआ था, जिसमें अब तक जो पुष्टि हुई है 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद से ही पाकिस्तान और भारत की जो आर्मी है वो आमने सामने है। युद्ध की स्थिति बन रही है। हालांकि अभी युद्ध की शुरुआत नहीं की गई है, ना ही भारत की तरफ से कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन लगातार पाकिस्तान कई सारी हिमायतें करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। कई बड़बोले जो उनके नेता हैं वो यहाँ पर बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर क्या लोगों की राय है वो हम यहाँ जानने आए हैं। साकेत कोट, जैसे कि आपको मालूम है, हम यहाँ मौजूद हैं और अब जो भी हमारे अधिवक्ता हैं उनसे राय लेंगे। ये जो पहलगाम का अटैक है वो भारत के लिए कितना क्षतिपूर्ण है, या भारत इससे कैसे उभरेगा, या फिर जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि पाकिस्तान तो लगातार गीदड़ भगिया दे रहा है, लेकिन अगर भारत कोई बड़ा एक्शन लेता है तो उसमें पाकिस्तान का हश्र क्या होगा। क्या पाकिस्तान जो बात वो युद्ध की कर रहा है क्या वो टिक भी पाएगा? क्योंकि कई सारी वॉर हुई पाकिस्तान और भारत के बीच, लेकिन हर बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने मुंह की खाई, लेकिन जो उनका बड़बोलापन है वो अभी तक कम नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कि लोगों की इसके ऊपर राय क्या है। लेकिन कई सारे सवाल जो हैं, जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनके ऊपर भी उठते हैं। उनके जवाब भी आज खोजेंगे, तलाशेंगे और जानेंगे ये पूरा मामला भारत के लिए कितना जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं, पहलगाम में अटैक हुआ, लगभग एक हफ्ता हो चुका है, 28 लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार कह रही है बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, जल संधि रोक दी, कश्मीर माफ़ कीजिएगा, जो और भी अन्य जो संबंध हैं, ट्रेड हैं, वो ख़त्म कर दिए। लेकिन क्या इतना बहुत है? क्या जो पाकिस्तान ने हमें चोट पहुंचाई, जो उनके आतंकी आका हैं, जो उन्होंने चोट पहुंचाई भारत को, क्या उसके लिए इतना सब बहुत है, या फिर अभी और भी बड़े एक्शन होने वाले? देखिए दौलत जी, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जनता दुखी जरूर है पर नाउम्मीद नहीं है। हम इस केंद्र सरकार से, खासकर मोदी जी, योगी जी और शाह जी से ये बड़ी उम्मीद करते हैं कि बड़े कड़े एक्शन लिए जाएंगे। इनका पानी बंद करना सिर्फ काफी नहीं है। हिंदुस्तान की जनता का जो विश्वास मोदी जी के ऊपर टिका हुआ है, हिंदुस्तान की जनता आज की डेट में ये चाहती है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से बिल्कुल हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ताकि इस तरह के की जो टेररिस्टों की फैक्ट्री उसने पाकिस्तान में खोली हुई है, वो टेररिस्टों की फैक्ट्री समूल बंद होनी चाहिए। ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस टेररिज्म से परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, और इसका समूल विनाश होना अति आवश्यक है। पाकिस्तान लगातार वहां से गीदड़ भगिया दे रहा है। उनके मंत्री कह रहे हैं हम तो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या सच में तैयार है ऐसी जंग के लिए, वो भी भारत से? या फिर कहा जा रहा है ये एक साजिश है भारत के खिलाफ कि भारत जो इतना ग्रोइंग कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, उसको युद्धों में उलझा के रखें ताकि जो विदेशी ताकतें हैं वो कुछ यहाँ पर भारत को नुकसान कर सके। देखिए, कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आप इसको ऐसा शहर ही माने कि जो वो बिलाल भुट्टो और जो वहां के तमाम पत्रकार उल्टी सिल्टी बकवासें कर रहे हैं कि या तो नदी में पानी बहेगा, खून बहेगा, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है और हमें मोदी जी से पूरी उम्मीद है। मोदी जी जो भी एक्शन लेंगे वो बड़ा सुदृढ़, सोचा समझा और इस टेररिस्ट फैक्ट्री को बंद करने के लिए लेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मुझे अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है। और बड़ी बात यह है कि सभी जो अन्य देश हैं, सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी मोदी जी का बाहां फैलाकर इस मुहिम में उनका स्वागत कर रही हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। सर, अब भारत के लोग ही लगातार कई सारे बयान दे रहे हैं। नेहा सिंह राठौड़ जो कि एक कलाकार हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसको पाकिस्तान के कई चैनलों ने भी रिपोस्ट किया। वो अब उनके ऊपर हालांकि यहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, केस हो चुका है। क्या देखते हैं कि जो ये आवाज़ भारत की तरफ से उठ रही है, जो भारत के लोग ही ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, ये सरकार से सवाल पूछने का तरीका, तो चलिए मैं मानता हूँ सरकार से सवाल पूछा, लेकिन क्या इसका तरीका कुछ और हो सकता था? या फिर क्या लगता है कि नेहा सिंह राठौर या फिर उनके जैसे और भी लोगों की मंशा क्या होती है इसके पीछे? देखिए, मैं नीरज सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, मैं आपको इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि भारत को जितना पाकिस्तान से खतरा है, उससे भी ज़्यादा खतरा अपने अंदर के भीतर की जो जयचंद हैं भरे पड़े, उनसे भी खतरा है। हमें उनसे भी सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तान से तो हमारी सेना निपट लेगी, और लेकिन हमारे यहाँ के जो जयचंद है, कहने के लिए तो अपने लोग ही हैं,
लेकिन जो उनकी बातें हैं, जो देश विरोधी बातें हैं, उनसे निपटना बहुत ही आवश्यक है। नेहा राठौर या अखिलेश यादव या फिर जो रॉबर्ट वाड्रा, इस तरह के जो लोग हैं, उदित राज जी भी इसमें शामिल हो गए आज, इस तरह के जो लोग हैं, ये इस तरह की दुखद घटनाओं में से भी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इस पे सारे देश को एक होकर, एक मत होकर, एक स्वर में बोलना चाहिए, एक स्वर में आवाज उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। इनको जनता उनके चुनाव में इनको सबक सिखाएगी और हमें भी इनसे सावधान रहने की जरूरत है और इनकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल मैं आप सभी से एक कॉमन सवाल करूंगा कि वहाँ पे नाम पूछा गया पहले, फिर धर्म पूछा गया, कईयों की पैंट खुल के देखी गई कि कौन है धर्म से क्या जो भी है। तो ये लगता है कि वो टारगेटिंग किलिंग थी सीधा हिंदुओं की, या फिर कोई एक तरीके से दरार खड़ी करना चाहते हैं देश में? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दरार खड़ी करने का काम है। हिंदू मुस्लिम जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में प्यार से रह रहे हैं, उन लोगों को फड़वाने का काम कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर तकरार पैदा करने का काम है। वो लोग कौन है जो इस हमले की बात कर रहे हैं हिंदू खतरे में? मैं बता रहा हूं, देखिए, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात होती तो दुबई के शेख हमारे पक्ष में जो है बात ना करते, जो अन्य मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हिंदुस्तान के पक्ष में बात ना करती, मोदी जी को फोन ना करती, उन्हें ये ना कहती कि भाई हम आपके साथ हैं, हम भी आतंकवाद से छुटकारा चाहते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल खंडित करता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम वाला जो वाद विवाद है, ये हमारे देश के अंदर क्या जो शांति का, प्रगति का जो माहौल एक मोदी जी ने खड़ा किया है, उसको बिगाड़ने की एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। हमें इससे बाज आना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे इन लोगों की चाल क्या है। सर, वही मेरा सवाल आपसे है कि ये हिंदू मुस्लिम कौन ऐसी घटनाओं पे कर रहा है? कौन है जो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है? अब तो मुस्लिम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर। लगता है दरार पैदा कर रहे हैं या फिर सच में एक टारगेटिंग किलिंग थी? देखिए, किलिंग तो निश्चित रूप से टारगेटिंग थी। उनको वहाँ पे उन्हीं लोगों को टारगेट करना था जो भारत के पक्ष में सदैव खड़े रहते हैं, भारत के पक्ष में ही बोलते हैं, जिनके लिए भारत की भूमि ही मातृभूमि है, पितृभूमि है और देवभूमि है। अन्य लोगों के लिए नहीं है। अन्य लोगों के लिए नहीं है। उनके लिए हो सकता है उनका मजहब प्रायोरिटी हो, पर जो भारत के हिंदू लोग हैं उनके लिए तो सब कुछ, ये भारत माता ही सब कुछ है। और ऐसे लोगों को, और क्योंकि उनके कहीं मजहब में ये सिखाया भी जाता है कि भाई जो क्या नाम है, हमारे मजहब को नहीं मानता है, जो हमारे मजहब को नहीं मानता है उनको मरने का ही अधिकार है, उनको मारने का कुरान शरीफ भी उसमें उस तरह से चीजें कहती है। इसके कारण से उनका जो टारगेट था वो निश्चित रूप से हिंदुओं को मारने का ही था। लेकिन यहाँ तो सारा देश हिंदू हो मुस्लिम हो सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुस्लिम, देखिए, वो डिवीजन करने के लिए उन्होंने किया है। उनका इरादा तो हिंदुओं को टारगेट करने का था, इसको मैं डिनाई नहीं करता, ये बात मानता हूं कि हिंदुओं को मारने का था। वो तो चाहते थे हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएं, पर ये सौभाग्य की बात है कि यहां पर भी जहां पर भी मुस्लिम आबादी जहां पर भी है, वहां के भी युवा वर्ग खड़ा हो रहा है और वह ये कहता है कि पाकिस्तान हमारा बाप नहीं है, हिंदुस्तान ही पाकिस्तान का बाप है। जो मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता अब अच्छी तरह से आ रही है, ये सौभाग्य की बात है। और वो अपने देश पर मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, ये अच्छी चीज है। जो डिवीजन का उनका इरादा था टारगेट का, वो उनका इरादा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, युवा वर्ग ने और हिंदुओं ने, दोनों ने मिलकर के उसको समाप्त कर दिया। ये बहुत अच्छी हुआ था। अब तक जो उनका देश प्रेम था, जो आप टारगेट कर रहे हो कि मुस्लिमों का देश प्रेम अब जागा है, अब तक कहाँ सो रहा था? देखिए, ये कहना कि अब तक कहाँ सोया हुआ था, ये एक बहुत अजीब सी बात है। कि आप यदि महाभारत काल का भी युद्ध देखते हैं, अर्जुन खुद स्वयं सो गया था महाभारत युद्ध से पहले, उसको जगाना पड़ा था। तो इसी तरह से हमारे भी युवा वर्ग को भी जगाने का कार्य कहीं किसी न किसी कृष्ण को तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो युवा वर्ग है, चाहे मुसलमानों में से हो चाहे हिंदुओं में से, उन युवा वर्ग को तो जगाना पड़ता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक रूप से जो जल और जीवन है,
नीचे की तरफ जाता है। यदि इसको ऊपर उठाना है तो नीचे किसी प्रकार की एक आग लगानी पड़ती है, एक तपस्या करनी पड़ती है, तभी जाकर के जागृत होते हैं। राष्ट्र के प्रति एक मरना मिटना, राष्ट्र से हमारा क्या संबंध है क्या हमारी मातृभूमि, पितृभूमि और क्या नाम है देवभूमि हमारी यही है, उसको अटैच करना पड़ता है। वो मुसलमानों को के बीच में भी किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और वहां से युवा वर्ग निकल भी रहा है। वो कहते हैं पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो जन्मभूमि है यहीं पर हमें मरना है, यहीं पर मिटना है और इसी देश के लिए जीना है। ऐसे युवा वर्ग आ रहा है, सौभाग्य से, ये बहुत अच्छी बात है। पहलगाम जो इलाका था उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वहाँ क्या कुछ कमी पेशी सिक्योरिटी में रह गई थी, इंटेलिजेंस चूक थी क्या? बड़ी गलती तो आप मानते होंगे कि इसमें सरकार की भी है। देखिए, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, सत्य से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैप्सेस तो कहीं ना कहीं रहे हैं, उसको हमें जरूर एनालिसिस करना चाहिए और उन सिक्योरिटी लैप्सेस आगे ना हो फ्यूचर में, इस तरह का भाव जरूर रहना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्सेस तो रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हो सकता है हमारे बीच में से ही कुछ जयचंद और मीर जाफर, उन्होंने ही वहां की सूचना दी हो, यह बताया हो कि यहाँ पर पुलिस को आने में कितनी देर लगेगी, आर्मी को आने को कितनी देर लगेगी, कितनी देर में आप अपना कार्य कर सकते हैं। इस तरह की योजना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर के भीतर घात करने वाले लोग तो निश्चित रूप से हैं। ये बोला, जब कश्मीर इतना सेंसिटिव एरिया है, पूरा जम्मू कश्मीर, तो सरकार को पहले से ख्याल रखना चाहिए। जहाँ इतने सारे यात्री आ रहे हैं, सरकार को पहले से ख्याल रखना चाहिए था, या इनपुट आनी चाहिए थी इंटेलिजेंस की। और इसमें कहा भी जा रहा है, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस पूरी थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा कैंसिल हुआ कश्मीर का, मानते हैं कुछ कि कहीं तो कुछ दिक्कत थी, उसको नकारा गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यदि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी आर्मी और होम मिनिस्ट्री के पास होती तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया जाता। यह मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि आज की सरकार किसी भी चीज को अधूरा छोड़ देगी या उस पर रेस्पॉन्स नहीं देगी, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पर यह संभव है कि हो सकता है उनकी नोटिस में भी नहीं आया हो, क्योंकि ये कोई ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं, ये ऐसी कश्मीर का जो एरिया ऐसा है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर पहाड़ों पर सारा बसा हुआ है। किस कोने में कहाँ गद्दार को बैठे हुए होंगे, कहाँ से उनको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, यह सब कुछ संभव है। पर यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि होम मिनिस्ट्री के पास कोई इंफॉर्मेशन हो उसके बाद उसने एक्शन ना लिया हो, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले में? कहीं ना कहीं तो डिफिशिएंसी है कि अगर कोई इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन पास आउट की है, उस पर एक्शन नहीं लिया गया और प्रॉपर सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पे मिले ही है देखने को कि वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ है लाइक एम्बुलेंस वगैरह वो होनी चाहिए थी, वो ऑन टाइम नहीं थी। तो यहाँ पे एक सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि उन लोगों को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए था कि जो बेसिक एमिनिटीज़ है लाइक एम्बुलेंस है या सिक्योरिटी लैप्सेस जो हुए हैं तो उस पर वो जांच कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कमी है। बट ओवरऑल सब लोग ही इस घटना को कंडेम कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये लगता है कि लोकल सपोर्ट उन्हें मिला है कहीं ना कहीं से, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन पास आउट की है कि यहाँ पे कैसे जाना है या कहाँ पे वो छुपे हुए थे, वहाँ पे हथियार भी लेके वो लोग आए। तो आप ये देखिए कि कहाँ से AK-47 जैसे हथियार लेके वहाँ पे वो लोग आ गए और लोगों को उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट गोलियाँ चलाई हैं, लोगों को मारा है। तो अगर इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्स ना हो इस तरह के, कि इस तरह की घटना आगे फ्यूचर में हो, और इन तरह की घटनाओं से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और ये एक बहुत दुखद घटना है जिससे गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करने की बात है, बट अल्टीमेटली जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके लिए हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमी हुई है हम लोगों से, और उन्हें एडमिट भी करना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसको लेकर के आगे फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो तो उसके लिए भी स्टेप लेने चाहिए कि भाई प्रॉपर आपका सिक्योरिटी चेक हो, जो भी कोई आए या जो चीज़ें हैं जो ये लाइक वहाँ पे लोकल जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो क्या रीज़न है कि लोकल लोग भी इस तरह के सपोर्ट दे रहे हैं टेररिस्ट को, चाहे उनको धर्म के नाम पे मैनिपुलेट करके इस तरह की घटनाओं में यूज़ किया जा रहा है, यूथ को कहाँ किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं एक सोचने का विषय है और इस पर चर्चा करनी चाहिए क्या हम कहाँ जा रहे हैं। सर, जब ये पहलगाम वाली जो घटना हुई उसके बाद जो पूर्व जनरल GD बख्शी जी हैं, उन्होंने कहा कि सेना में अभी कुछ 1.5 लाख सैनिकों की शॉर्टेज है, तो सरकार क्या पेंशन और सैलरी बचाकर क्या करना चाहती है? ये रिपोर्ट बाहर आई कि अभी पेंशन और सैलरी बचाने के सरकार कोविड के बाद से इतनी शॉर्टेज है,
तो क्या देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है कि इतना बजट बढ़ गया, इतनी वो चीज़ बढ़ गई कि सिक्योरिटी ज़्यादा जरूरी सरकार के लिए पैसा हो गया? देखिए, यदि जीडी बख्शी जी ने कहा है तो उनके ऊपर, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, उनके ऊपर हम जनरल रहे हैं हमारे, और उनकी राष्ट्रीयता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यदि उन्होंने कहा है तो सरकार को निश्चित रूप से उस नजरिए से भी सारी चीज को देखना चाहिए, और जहां पर लगता है कि 1.5 लाख सैनिकों की कमी है वह भी भर्ती करनी चाहिए। और यदि कोई ऐसा स्टेप सरकार ने लिया, कोई पॉलिसी बनाई है जिसके कारण से हमारी डिफेंस कमजोर हो रही है, उसको भी रीएनालाइसिस जरूर करना चाहिए और पूर्व विचार, मतलब पुनः विचार करना चाहिए, और उस पर भी हमें एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज मैं देखता हूं कि 28 लोगों को एक एक करके उन्होंने मार दिया। कितने टेररिस्ट थे जी? मेरे ख्याल से 4-5 टेररिस्ट थे, ज्यादा 5 टेररिस्ट थे। 28 लोग जिनको लग रहा था कि हमारी मृत्यु बहुत नजदीक है, उन 28 में से मैं कहता हूं 28 के 28, या तो 28 के 28 या उनमें से 10-15 लोग भी उनको मारने के लिए पत्थर से भी तैयार हो जाते और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते। जब पता मरना तो निश्चित है, मरना निश्चित है, यदि तैयार हो जाते तो उनकी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती। हमारा समाज भी संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दुखद विषय है हमारे लिए। जो जिन मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु जो हुई, उसमें एक नेवी ऑफिसर भी थे, तो आप लगता नहीं कि आपको उन्होंने प्रयास किया होगा? वो भी एक ऑफिसर हैं, अन्य आसपास भी ऐसे लोग थे जो सतर्क थे, बहादुर थे। उनके माँ बाप के हमने बयान सुने कि हमारे लड़के तो इतने चौड़े थे, अगर वो बिना हथियार के आते या फिर थोड़ा बहुत भी मुकाबला किया होता तो वो उनको बड़ी टक्कर दे देते। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कश्मीर के अंदर एक बार आतंकवादियों ने जो इजराइल के लोग पर्यटक आए हुए थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, और आप सब सच मानिए इतने हथियारों के बावजूद वो व्यक्ति घायल जरूर हुआ, जो इजराइल का जो पर्यटक आया हुआ था, पर उसने मुकाबला किया उन लोगों को भगाने के लिए, मतलब काफी नुकसान उनको पहुंचाने की कोशिश की। हमने कहीं संघर्ष करता हुआ दिखा नहीं। यदि किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, यदि किया है तो करना चाहिए, और किया है करना चाहिए। और यदि हम संघर्ष करने के लिए अपने शत्रुओं से, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, हमारी मातृभूमि के शत्रु हैं, उनसे तैयार नहीं होंगे तो राष्ट्र को बचाना इतना आसान नहीं होगा। हमें संघर्ष के लिए सदैव हर जगह पर जहां पर हम उपस्थित हैं वहां पर तैयार रहना होगा। सर, आपसे सवाल है कि सिक्योरिटी चूक से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, लगातार ये विरोधाभास हो रहा है, और अभी ये खबर भी सामने आई है कि एक बीएसएफ जवान जो भी जैसलमेर बॉर्डर है वहां से गलती से पार कर रहे हैं और पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया। इसके ऊपर भारत क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? क्योंकि जब अभिनंदन वो वाला केस हुआ था तो तुरंत सब सक्रिय हो गए थे, पाकिस्तान से एकदम कहा था कि अगर आप नहीं छोड़ते तो आप युद्ध की तैयारी कर लीजिए। अब कहाँ ढील पड़ रही है? ऐसा नहीं है कि भारत उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा, भारत उसको छुड़ाने के लिए भी लगातार कोशिशें जारी जा रही है। इस बारे में आधिकारिक रूप से भी बातें हो रही हैं, ऐसा पता लगा है। और इसके साथ ही जो हमारी जो नेवी आर्मी अभी जो प्रदर्शन कर रही है वो सब भी उसी का पार्ट है। अगर वो इस चीज़ में डिले करेंगे तो उसको क्या नतीजा दिया जा सकता है वो हमारी आर्मी उनको दिखा रही है, बता रही है। तो ये लेट उसको देर करके वो अपने लिए, पाकिस्तान और ज़्यादा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। जितना वो डिले करेगा उसके ऊपर युद्ध का भार और ज़्यादा बढ़ेगा, ये उसको समझना चाहिए। लेकिन उनके नेतृत्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस समय जो है ना, उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट है कि कोई इस बात को समझ पाए कि ये युद्ध करने से कोई हल नहीं निकलना, युद्ध करने से खून की नदियाँ बहाने से उनका विनाश होना है। वो लेकिन इस बात पे को समझ नहीं पा रहे और अपने विनाश को लोग खुद आमंत्रण दे रहे हैं उनको, उसको डिले करके रोक के उनको। तो ये जो पिछली सरकार ने अभिनंदन जी के साथ किया था कि तुरंत उन्हें छोड़ दिया था, तो उन्होंने वो अपने देश का बचाव कर लिया था, उससे वो देश बच गया था। नहीं तो उस समय भी युद्ध के लिए तो भारत तैयार हो जाता और युद्ध हो भी जाता। लेकिन उन्होंने समझदारी करी और अपनी शक्ति का आकलन करके उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी जो उनकी नेतृत्व है वो नेतृत्व की बात समझ नहीं आ रही है। आज आपने देखा हो कि नवाज शरीफ ने भी शहबाज खान को ये कहा है कि युद्ध ना करे और युद्ध से बचे। ये भारत से युद्ध करना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, नुकसान ही होगा। ये जो बात आदमी समझ सकता है तो वो कह रहा है, लेकिन जिसकी बुद्धि पे विनाश आ रखा है तो वो विनाश की तरफ ही लेके जा रहा है और उनको रोक के ही वो विनाश को आमंत्रण दे रही है। सर, आप सबसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि कहीं बड़ी चूक रह गई,
हमने देखा कि जब भी एक बड़े 26/11 हुआ तो उस समय जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, वहाँ के जो भी थे, सबने इस्तीफा दिया, सबने कबूला कि हाँ ये एक बहुत बड़ी चूक थी। क्या यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए? चलिए इस्तीफा कोई नहीं मांगता, लेकिन एक तरीके से सरकार को पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर एक माफ़ी पब्लिक से मांगनी चाहिए। उसके बाद रैलियाँ हुई, आप रैलियों में मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दैट वाज अ सडन अटैक। ये एक अकस्मात अटैक था जो बिल्कुल उन लोगों की तरफ से प्री प्लान था। हम लोगों को इस बात का कोई पता नहीं था। और जहां तक बात ये है कि उन 28 लोगों ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, कैसे करते उन्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है। इवन व्हेन दे डिड नॉट नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विद देम, तो वो कैसे रिटेलिएट करेंगे? उनको सडनली शूट कर दिया गया। अब इसमें अगर आप ये बोलो कि हर आदमी के पीछे एक आर्मी का गनमैन लगा दिया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, तो मोदी जी को बस यही रिक्वेस्ट है, माफी नहीं, माफी नहीं, आपको माफी नहीं मांगनी, आपको ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ जाए, उनको माफी मांगनी पड़े कि इस तरीके की हरकत वो जीवन में दोबारा नहीं करेंगे, वो टेररिस्टों को पनाह नहीं देंगे। आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में आके पनाह लेते हैं। वो उसामा बिन लादेन हो, वो ISI का सुपर हो, क्या नाम है, तालिबान का, मतलब जो भी है वो पाकिस्तान। वाई ओनली पाकिस्तान? देयर आर सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज, वाई दे आर नॉट गोइंग ओवर देयर टू टेक अ SLM? वाई दे आर कमिंग ओनली इन पाकिस्तान? तो ये बिल्कुल गलत है कि मोदी जी एक बहुत अलग व्यक्तित्व के नेता हैं। वो भला बुरा जानते हैं। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हिंदुस्तान के पक्ष में होगा, हिंदुस्तान की प्रगति के लिए होगा, और निश्चित ही वो पाकिस्तान को अब की दफा कोई बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहां तक माफी मांगने से यदि सारी चीजें सुधर जाती हैं तो चलो माफी भी मांग लेंगे, पर मैं उन लोगों के जो माफी मांगने की बात कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करूं। वो सिर्फ और सिर्फ भारत को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, भारत का जो मोटिवेटेड आर्मी है उसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, भारत के सैनिकों को डिमोरलाइज करना, भारत के जो आम जनता है उसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य बहुत घटिया है। वो दे आर बीइंग पेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, उस सब के लिए उनको पैसा मिलता है। वो माफी मांगने से, अभी मैंने देखा यूट्यूब चैनल बंद करके तो कोई शायद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, ना फिर कोई बदला लिया जाएगा। यूट्यूब चैनल आप पाकिस्तान के बंद कर चुके हैं, उनमें सारे नहीं, कुछ चुनिंदा। ये प्रतीक होता है, ये प्रतीक होता है। जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जानते हैं, ये प्रतीक होता। अच्छा, एक बात बताइए, हमने वहां पर अपनी एम्बेसी बंद कर दी, वहां से अपने स्टाफ बुला लिया और यहां से उनका स्टाफ चला गया। ये क्या है? वहां के लोगों को वीजा नहीं दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक प्रतीक है कि ईदर यू लर्न और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये पहले स्टेप्स होते हैं बाकायदा। यदि कोई चीज ऐसा करनी है, अभी एक टाइम्स में एक न्यू वो छपी है, इंफॉर्मेशन छपी है कि भारत ने कुछ शहरों को टारगेट कर लिया है। भारत की डिफेंस ने कुछ शहरों को टारगेट कर लिया है, वहां पर वो भयंकर आक्रमण उन लोगों के ऊपर करने वाला है। ये बात लीक हो गई है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, या कहीं पे जो डिफेंस के इनके सीक्रेट प्लेसेस होंगे, दैट में इंक्लूड द न्यूक्लियर प्लांट आल्सो। तो भारत कुछ भी कर सकता है अपने राजधर्म को निभाने में, अपने राजधर्म को निभाने में। नरेंद्र मोदी और यह गवर्नमेंट किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगी, और मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी ही आप भी अपने न्यूज पर पुनः दिखाएंगे कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। उनको पता भी नहीं चलेगा, जहां तक उनकी बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, जहां तक वो सोच सकते हैं, भारत वहां पर उनको अटैक करने वाला है। और यदि चाणक्य की भाषा में समझा जाए, चाणक्य नीति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, वो उस घास की जड़ों में मीठा मठा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ताकि वो जड़ से ही समाप्त हो जाए। ये निश्चित रूप से अच्छे परिणाम अपने राजा पर, अपने नेतृत्व पर मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा और भारत के एक एक इंच जमीन की रक्षा का मुझे पूर्ण विश्वास है, ये सरकार अच्छी तरह से करेगी। तो बिल्कुल पूर्ण विश्वास यहाँ पर सभी को है कि भारत एक तगड़ा जवाब देगी,
और इसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को झुकना होगा, उनको माफ़ी मांगनी होगी जिस तरीके से वो कायराना हमला करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। अब बैकफुट पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि एक अगला बड़ा कदम भारत पाकिस्तान के खिलाफ, कह लीजिए आतंकवाद के खिलाफ, क्या लेने वाला है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।